कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार उस आत्मनिर्भरता की बात करते हैं जिसकी आत्मा वसुधैव कुटुंबकम है। हर जर्रा है मोती, आंख उठाकर देखो, माटी में सोना है, हाथ बढ़ाकर देखो। सोने की ये गंगा है, चांदी की यमुना, चाहो तो पत्थर से धान उगा कर देखो। नया खून है, नई उमंग, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। कोरोना के इस समय में जब दुनिया भर के सारे देश इस बीमारी से लड़ाई लड़ने में लगे हुए हैं, कोई अपने घुटनों के बल है, कोई देख रहा है अर्थव्यवस्था कैसे वापस सुधरेगी, उस समय भारत की कोशिश ये है कि दुनिया में हमारा डंका बजे, हम आत्मनिर्भर भी बने और स्वदेशी भी। दुनिया के कोने कोने तक जाकर ये कहे कि जो मेड इन इंडिया है वही सर्वश्रेष्ठ है। पर क्या ये मुमकिन है या सिर्फ एक ख्याल? आज चलिए मेरे साथ ग्राउंड से हम जानते हैं कि इसकी हकीकत क्या है। बस थोड़ा थोड़ा जोड़ जाड़ पूरा इतिहास बदलना है। लोकल के लिए वोकल बनना है। जो रही नियति अब तक अपनी, अब वो उपहास बदलना है। 21वीं सदी भारत की हो, ये हम सभी की जिम्मेदारी भी है। जो श्रमिक है, स्किल्ड लेबर, वो भारत से बेहतर पूरी दुनिया में कोई देश नहीं है। दो हाथों पर विश्वास सदा, किस्मत को गढ़ना आता है। मैं आपको बहुत बार एक बात कहता हूं कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड एक्सपीरियंसेस, वी नेम इट एज ए नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, ये हमारा फ्यूचर है। मेक इन इंडिया के अंतर्गत भारत को हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हब भी बनाने जा रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां भी आएंगी। बहुत जगह प्रोडक्शन शुरू भी हो गया इस पूरे लॉकडाउन के बाद। जो प्रण ले फिर प्रण की खातिर हर रण में लड़ना आता है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब अब भारत बनेगा। जिसने समझा अब तक कमतर, हर वो एहसास बदलना है। 21वीं सदी भारत की सदी बनाने का हमारा दायित्व आत्मनिर्भर भारत के प्रण से ही पूरा होगा। कि हम लोग पूरा आश्वस्त और आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। अब हमको एक तरफ प्रयास करना है कोरोना संक्रमण या कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने का, वहीं दूसरी तरफ हमको कोशिश करनी है कि हमारी आर्थिक गतिविधियां और लोगों की जिंदगी पटरी पर आए। बस थोड़ा थोड़ा जोड़ जाड़ पूरा इतिहास बदलना है। समय बातों का नहीं, अघोषित संग्राम का है। आत्मनिर्भरता के मंत्र में निर्भर और सम्मानित भारत की झांकी तो दिखती है, लेकिन समय उल्लास का नहीं, खुद की शक्ति को परखने का है। खुद को आत्मनिर्भर बनाना है तो भागीदारी तय करने का है। आपदा ने सबक दिया है, खुद के हुनर को आजमाने का अवसर दिया है। इस अवसर में सम्मान देश का है, मान भारत के रचनात्मक परिवेश का है। सदी बदलने का संकल्प पूछ रहा है हर हिंदुस्तानी से कि क्या मेड इन चाइना का जवाब मेड इन इंडिया बन सकता है? बन सकता है तो कब तक बन सकता है? क्या हम लोकल के लिए इतना वोकल हो सकते हैं कि वो ग्लोबल हो जाए? मेक इन इंडिया की कोशिशों में हमने क्या पाया और कितना पाया? और क्या हम दुनिया को वो भरोसा दे सकते हैं कि जिसके बल पर हिंदुस्तान को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सके? लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि उस समय अनाज की कमी थी, एक बार खाना छोड़ दो, और देश ने खाना छोड़ा था। और आज जब कोरोना की लड़ाई है तो देश इतने उत्साह से पीएम केयर में पैसे दे रहा है।
देश जागता है, जगाने वाला होना चाहिए। पीएम का पूरा पैकेज है, उसका संकेत क्या है? भारत को कोई आइसोलेशन में नहीं डालना है। आत्मनिर्भरता के माध्यम से भारत की अच्छी अर्थव्यवस्था, कॉम्पिटिटिव और प्रोफेशनल दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है, क्योंकि भारत आज उभर कर दुनिया की एक बड़ी इकोनॉमी बन रहा है। यह इसकी सोच है। अतः दुनिया की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी हो, मजबूत हो, आत्मनिर्भर हो, प्रोफेशनल हो, यह इसकी सोच है। सालों से भारत की कोशिश रही है कि हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कम से कम अपनी जीडीपी का 1/4 तक ले जा पाएं। 2014 से इसे आक्रामक तौर पर मेक इन इंडिया के तहत बढ़ाया जरूर गया, पर रास्ते में बहुत रोड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब लोकल के लिए वोकल होने की बात की, तो शायद वो उस पूर्वाग्रह को तोड़ने की बात भी कर रहे थे जो कुछ भारतीय उत्पादों के साथ मन ही मन हम जोड़ देते हैं। ऐसे में आइए हम आपको एक ऐसी जगह लिए चलते हैं जहां पर मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की जो लकीर है उसे पाटती हुई तस्वीर आपको नजर आएगी। भारत का स्मार्टफोन मार्केट दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अगर हम दुनिया की मौजूदा तस्वीर देखें तो मोबाइल डिवाइस के मामले में विश्व में चीन और वियतनाम का ही वर्चस्व है। पर सरकार की नई नीतियों से कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं। आज भारत में जब हमारी सरकार आई थी सिर्फ 2 मोबाइल फैक्ट्री थी 2014 में, आज 268 मोबाइल फैक्ट्री है। आज भारत, श्वेता जी, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश बन गया है। हमारा एम्बिशन क्या है? इसको नंबर 1 बनाना। तो ये लावा मोबाइल कंपनी ने फैसला किया है कि जितने भी भारतीय स्मार्टफोन्स बन रहे हैं, यानी भारत के मार्केट के लिए बन रहे हैं, उन सब का जो प्रोडक्शन बेस है वो पूरी तरीके से चीन की जगह अब भारत में शिफ्ट किया जाए। दरअसल चीन में उत्पादन सस्ता है, जिस वजह से अधिकतर कंपनियां उस ओर जाती हैं, लेकिन भारत में अब जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव की बात हो रही है उसके जरिए सीधे सीधे 6% का एक फायदा मिलता है बाकियों की तुलना में। वैसे भी जब हमने देखा कि अमेरिका और चीन के बीच एक ट्रेड वॉर की शुरुआत हुई, उसके बाद भारतीय कंपनियों को जब फायदा मिला तो उसमें ये मोबाइल कंपनियां भी थीं जिन्हें एक भारी भरकम करार मिला। आत्मनिर्भरता, स्वदेशी, इस तरह के शब्द जब आते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में लावा मोबाइल अपने आप को कहां पाता है? हम लोगों का जब हमने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग शुरू की लावा मोबाइल ने इंडिया में, तो हमारा शुरू से फोकस था कि हम कैसे लोकलाइजेशन को बढ़ाएं। तो लोकलाइजेशन का मतलब है कि हम कैसे लोकली कंपोनेंट्स को प्रोक्योर करें, कैसे इंडिया में सप्लायर्स को डेवलप करें जो कि हमें लोकल सप्लाई दें मटेरियल्स की। तो ऑलरेडी हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, और अब क्योंकि ये एक मूवमेंट बनता जा रहा है तो मुझे उम्मीद है कि अब उसके रिजल्ट्स और जल्दी और तेजी से आएंगे। भारत का बाजार अलग है, भारत का मिजाज अलग है, भारत की जरूरतें अलग हैं। अगर बाकी देश के जो उत्पादक हैं वो भारत की तरफ और संवेदनशीलता से देखते हैं तो इसका एक बहुत बड़ी वजह है कि भारत का बाजार इतना बड़ा है। हमारी आबादी दरअसल बाकी चीजों में हमारे लिए मुश्किलें भले ही पैदा कर सके, लेकिन जब वो बाजार में तब्दील हो जाती है, जब उतनी बड़ी संख्या लोगों को नजर आती है तो दुनिया भर की निगाहें इस ओर आती हैं। ऐसे में अगर आत्मनिर्भरता और स्वदेशी को वाकई नीतियों में ढाला जाए तो यही बाजार का दोहन दुनिया नहीं कर पाएगी, बल्कि भारत इसे और विकसित कर पाएगा। भारत की नई नीतियों को देखते हुए खबरें ये भी हैं कि आईफोन निर्माता एप्पल भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हिस्सा अगले 5 सालों में भारत शिफ्ट करना चाहता है। अनुमान के अनुसार तब $40 बिलियन के स्मार्टफोन भारत में बनाकर एक्सपोर्ट किया करेगा। लेकिन चूंकि हम कोरोना की इस महामारी से जूझ रहे हैं, हम ये भी आंकने की कोशिश करते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं के हिसाब से हम कितने आत्मनिर्भर हैं। जब कोरोना संकट शुरू हुआ तब भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी।
N95 मास्क का भारत में नाम मात्र उत्पादन होता था। आज स्थिति ये है कि भारत में ही हर रोज 2 लाख पीपीई और 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। ये हम इसलिए कर पाए क्योंकि भारत ने आपदा को अवसर में बदल दिया। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की पूरे विश्व में दरकार हुई। हिंदुस्तान दुनिया का फार्मेसी बन गया। कुछ लोगों को ये चिंता थी कि हमारे पास पर्याप्त है। आज हालत यह है कि 60 से ज्यादा राष्ट्रों में हमने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन मानवता के आधार पर पहुंचाए। उनके लिए हिंदुस्तान सहारा बना। आज मुझे एक हिंदुस्तानी होने के नाते लॉकडाउन में शायद विश्व की एक ही इकोनॉमी है जिसमें जीरो से एक इंडस्ट्री पनपी और आज 1.5-2 महीने बाद उस इंडस्ट्री की वैल्यू 7 से 8,000 करोड़ की है। जहां एक भी नई कंपनी थी, आज 200 से ज्यादा कंपनियां हैं और अभी भी मैं उन कंपनियों को नहीं गिन रही हूं जिनके सैंपल देश के 9 लैब्स में वर्तमान में टेस्टिंग स्टेज पर हैं। कोरोना काल में मेडिकल किट्स और मास्क के क्षेत्र में जिस रफ्तार से हिंदुस्तान ने खाली जगहों को भरा, वो दुनिया में एक मिसाल है। टेस्टिंग कैसे होगी, कितनी होगी, कब तक होगी जैसे सवाल कोरोना संक्रमण के फैलने के साथ ही हर तरफ सुनाई देने लगे थे। जरूरतों के इसी शोर के बीच से एक कहानी देश के लिए गर्व की निकली है। सिर्फ 10 दिन के अंदर स्वदेशी टेस्ट किट का निर्माण। कोरोना से लड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग की जरूरत है। डॉक्टर्स के पास कोविड टेस्टिंग स्वैब स्टिक्स थी ही नहीं। आत्मनिर्भरता का नारा देने वाले देश के सामने बड़ी चुनौती थी, लेकिन चुनौती से लड़ना भी था और जीतना भी था। स्टिक बनाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कपड़ा मंत्रालय से संपर्क किया। The mission in front of all of us through the government of India was very clear, is India needed to scale up its testing capabilities and be Atmanirbhar, self-reliant in accessing high quality, low cost testing swabs that could be available to millions of our people. जिस कंपनी से संपर्क किया गया वो कॉटन की ईयरबड्स बनाती है। कॉटन ऐसा मटेरियल नहीं जिसमें नाक और गले के लिए सैंपल को इकट्ठा किया जा सके। इसके बाद कई कंपनियों से बातों का सिलसिला शुरू हुआ और ऐसी स्टिक के निर्माण की कोशिश हुई जो कॉटन की तरह ज्यादा सोखे नहीं। We needed a synthetic as a surface to supply this product so that sample taken from the throat or nasal can be remain on the surface. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने तैयार स्वैब स्टिक सैंपल का टेस्ट किया और सुधार की जरूरत बताई। वैज्ञानिकों और कंपनियों ने दिन रात काम किया। जल्द ही सैंपल तैयार हुआ, सैंपल का टेस्ट हुआ और उसे मान्यता मिलते ही बड़ी मात्रा में उत्पादन शुरू कर दिया गया। भारत में कुछ जो मैन्युफैक्चरर थे जो कान के बनाते थे बड्स, उन्होंने गवर्नमेंट ने भी उनसे बात की, हेल्थ मिनिस्ट्री, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, तो उन्होंने ये अभियान शुरू किया कि हम ये स्वैब स्टिक बनाएंगे और जो मटेरियल इसके लिए चाहिए वो भी यहाँ मैन्युफैक्चर होना शुरू हो गया। जिससे ये था कि जो हमारी एक इच्छा थी और ज़रूरत भी थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करें, वो अब किसी तरह की हमें दिक्कत नहीं है। जो गवर्नमेंट का अगला लक्ष्य है कि हम 10 लाख टेस्टों पे पहुंचेंगे, वो भी पूरा हो सकता है। महाराष्ट्र सरकार ने 10 लाख स्वैब स्टिक्स का ऑर्डर देकर काम शुरू कर दिया और एक बार फिर जान लीजिए कि इस पूरी प्रक्रिया में दिन लगे सिर्फ 10। चीन से स्वैब स्टिक्स नहीं मिल पा रही थी और इसकी वजह से कोविड-19 टेस्टिंग में गिरावट आ रही थी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिशा निर्देश साफ था, मेक इन इंडिया। और इस पर कपड़ा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, जॉनसन एंड जॉनसन, रिलायंस, लघु उद्योग सब एक मंच पर आए और एक हफ्ते के अंदर न केवल ड्राइंग बोर्ड से लेकर डॉक्टरों तक इन स्वैब स्टिक्स को बनाकर पहुंचाया, बल्कि अब लक्ष्य है कि इसका
प्रोडक्शन और बढ़े ताकि एक समय निर्यात की भी भारत उम्मीद करे। जरूरत के साथ आत्मनिर्भरता की कहानियां कई हैं और सब की सब कोरोना की आपदा को अवसर में बदल देने की इच्छा शक्ति को सलाम करती हैं। टेस्टिंग के लिए भारत में ऐसी डायग्नोस्टिक किट का आविष्कार किया है जिसकी कीमत किसी भी किट से 10 गुना कम है और टेस्टिंग क्षमता दूसरी किट से कई गुना ज्यादा। ये किट्स गुणवत्ता में भी बहुत बेहतर हैं। आने वाले दिनों में दुनिया इनका इस्तेमाल बड़ी संख्या में कर सकेगी। वेंटिलेटर्स की जरूरत जब हुई तो मेक इन इंडिया के तहत भारत ने खुद के पोर्टेबल वेंटिलेटर्स तैयार कर लिए, जो विदेशी वेंटिलेटर्स की 6 से 7 लाख तक की कीमत की तुलना में मात्र 10 से 12 हजार में बन जाते हैं। इनकी खासियत ये है कि इन्हें घर में भी रखा जा सकता है। कोरोना से लड़ाई में जहां जहां से देश कमजोर हुआ, अब उसे शक्ति बनाकर आगे बढ़ने की जरूरत है। ये जरूरत भी समझ आ गई तो आत्मनिर्भर भारत का सपना भी हकीकत बनते देर नहीं होगी। आत्मनिर्भरता के मामले में भारत अधिकतर क्षेत्रों में कैसा कर रहा है? अगर आज हम कोरोना के संकट से निकलते हुए खुद को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं तो हमें कितना काम करना होगा, कितना हो चुका है, ये भी देखते हैं। आत्मनिर्भरता के आह्वान से सशक्त राष्ट्र की उम्मीदें इसीलिए भी हैं क्योंकि मेहनत पर भरोसा हिंदुस्तान के डीएनए में है। एक समय में देश रोटी के लिए गेहूं तक बाहर से मंगवाता था और दुनिया की हिकारतें सहता था। स्वाभिमान ने पुकारा तो 1967 की हरित क्रांति के बाद देश इस मामले में न सिर्फ आत्मनिर्भर हुआ बल्कि कई देशों को खाद्यान्नों की आपूर्ति करता है। स्वदेशी या आत्मनिर्भरता और अंतर्राष्ट्रीय जो ग्लोबलाइजेशन बोले या अंतर्राष्ट्रीय जो काम करने का तौर तरीका है, मिलजुल के काम करने का, इसमें जरा भी कोई अंतर विरोध नहीं है। आत्मनिर्भरता होती है कि भारत एक अपने आप में आर्थिक शक्ति बने, एक सुपर पावर बने, भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बल मिले, मेक इन इंडिया को बल मिले, लोगों में एक नेशनलिस्टिक स्पिरिट हो, एक ऐसी भावना जगे कि भारत में निर्माण किया हुआ वस्तु भी अच्छी गुणवत्ता वाला हो सके। आज जिस जगह देश खड़ा है वहां से उसे वो रास्ता पकड़ना है जहां आयात कम से कम हो, निर्यात बढ़ाया जा सके, भारत के प्रोडक्ट्स दुनिया में ब्रांड बने। आपको पता है कि हमारे खादी ग्रामोद्योग में हम डेनिम बनाते, वो जीन की पैंट आप पहनते ना, वो डेनिम बनाते हैं। और वो डेनिम लेवाइस करके कोई यूएसए की कंपनी है या शायद यूके की है, वो पूरा हमारा खादी डेनिम खरीदती है और ये इतना पॉपुलर हो गया है। हमारा हैंडलूम, हमारा हैंडीक्राफ्ट, हमारा सीरीकल्चर, हमारा हनी, आज वर्ल्ड हम 10 गुना उसका प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ, मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन ये दो शब्द है। हम मॉडर्नाइजेशन के समर्थक है, वेस्टर्नाइजेशन के नहीं है। स्वदेशी और स्वावलंबन के आधार पर ज्ञान विज्ञान तंत्र विज्ञान का उपयोग करके, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करके इस समय हमारे देश के एक्सपोर्ट को बढ़ाना, यह सबसे बड़ी देशभक्ति है, यह सबसे बड़ा नेशनलिज्म है। अक्सर कहा जाता है कि व्यवहारिकता जब सामने आती है तब भावनात्मकता का मोल कम हो जाता है, लेकिन भावुकता की शक्ति के साथ व्यवहारिकता को साथ लेकर भारत ने कई मील के पत्थर पार किए हैं। आत्मनिर्भरता के पैमाने चिन्हित किए जा चुके हैं। आइए जानते हैं आत्मनिर्भर कौन है। कच्चा माल आसानी से और बहुतायत में उपलब्ध हो, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में लगने वाला सारा सामान और सुविधाएं देश में ही मौजूद हो, उत्पादन के लिए लगने वाली लागत जैसे लेबर, पावर, लैंडिंग रेट वगैरह आसपास के देशों के मुकाबले
न बहुत कम हो न बहुत ज्यादा। रेडीमेड मूलभूत सुविधाएं जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगने वाली टेक्नोलॉजी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स मौजूद हो, हुनरमंद मजदूर या जरूरत के अनुसार मैन पावर उपलब्ध हो, बड़ा घरेलू बाजार हो जहां उत्पाद को बेचा जा सके, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पादन बेचने के लिए आसान एंट्री हो। आपदा को अवसर में बदलने का नारा तैयारियों की कोशिशों के साथ आया। आत्मनिर्भरता के नियमों पर भी सरकार ने इच्छा शक्ति दिखाने की कोशिश की है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। आपको आज जो ग्लोबल ब्रांड्स लगते हैं वो भी कभी ऐसे ही बिल्कुल लोकल थे, लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनका प्रचार शुरू किया, उनकी ब्रांडिंग की, उन पर गर्व किया, तो वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। आत्मनिर्भरता की परिभाषाओं में कई कॉलम ऐसे हैं जिनमें कामयाबी लिखा है, कई ऐसे हैं जिनमें कामयाबी की कोशिशें जारी हैं। टेक्सटाइल के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर है। कपास और जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। पॉलिएस्टर फाइबर का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। रेशम के क्षेत्र में जल्द ही देश का आयात शून्य हो जाएगा। कृषि प्रधान देश भारत खाद्यान्न के उत्पादन में भी आत्मनिर्भर है। गेहूं और चावल देश को आयात नहीं करना पड़ता। जल्द ही दालों के क्षेत्र में भी भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा। भारत में सालाना 26-27 मिलियन टन दालों की खपत है, जबकि करीब 23 मिलियन टन उत्पादन। इस साल ये कमी पूरी हो जाएगी। हिंदुस्तान हॉट वाटर बॉटल्स, मर्क्यूरी थर्मोमीटर्स, हाइपोडर्मिक नीडल्स, व्हीलचेयर्स और पेशेंट मॉनिटरिंग डिस्प्ले यूनिट्स खुद बनाने में सक्षम है। कोरोना की वजह से दुनिया भर में मेडिकल उपकरणों की कमी हो गई है। ऐसे में भारत ने पीपीई किट्स, मास्क, ग्लव्स खुद बनाने शुरू किए हैं और अब दूसरे देशों में मदद के तौर पर भी भेज रहा है। भारत की कुछ कंपनियों ने वेंटिलेटर भी बनाना शुरू कर दिए हैं। भाई क्यों सारी दुनिया में इसका अभाव है, अछत है, तो गुजरात खुद मैन्युफैक्चर करे। तो हमारे गुजरात के इंडस्ट्रियलिस्टों ने 10 दिन में वेंटिलेटर बना दिया और आज भारत सरकार ने भी 5000 वेंटिलेटर बनाने का उनको ऑर्डर दिया है और 1000 वेंटिलेटर हमें भी प्राप्त हुआ है। उसमें से 400 वेंटिलेटर मिल गए हैं, 600 सप्लाई चल रही है। तो वेंटिलेटर की कमी नहीं है। N95 मास्क भी हम यहाँ गुजरात में बना रहे हैं। स्मार्टफोन और कंप्यूटर भारत के आयात बिल का बड़ा हिस्सा है। भारत में ऐसे प्रोडक्ट्स को अधिकतर सिर्फ असेंबल किया जाता है, लेकिन इन उपकरणों को बनाने के लिए जो 88% पार्ट्स चाहिए होते हैं वो चीन से इंपोर्ट किए जाते हैं। 60% मेडिकल उपकरण, सोलर पावर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाली चीजें भारत आयात ही करता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर भी पार्ट्स के लिए आयात पर काफी हद तक निर्भर है। ई व्हीकल्स बहुत हद तक चीन से आयात पर निर्भर हैं। बैटरी में इस्तेमाल होने वाले कैथोड और सेल बनाने के लिए इस्तेमाल में आने वाले केमिकल भारत चीन से आयात करता है। CII के अनुसार भारत में डाई बनाने वाली कंपनियां कच्चा माल चीन से आयात करती हैं। डेनिम में इस्तेमाल होने वाले केमिकल चीन से आयात किए जाते हैं। हमारे देश के उद्योजकों को अब हमको एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा और इंपोर्ट कम करना होगा, और ये एक अपॉर्चुनिटी है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी लानी होगी और साथ टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना पड़ेगा। और चाइना के प्रति जिस प्रकार की भावना पूरे वर्ल्ड में हो रही है वो देखते हुए मुझे लगता है कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, और इसलिए पूरे दुनिया में इंडिया को सुपर पावर बनाने के लिए ये जो एक बहुत अच्छा ताकतवान ऐसा बूस्टर डोज प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उससे गांव, गरीब, मजदूर, किसान से लेकर उद्योजकों तक सबके लिए इसका फायदा होगा। कभी लाल बहादुर शास्त्री के आह्वान पर देश ने उपवास को अपनाया था। यह आत्मनिर्भरता की तरफ देश को ले जाने की भावनात्मक अपील थी। देश ने इसे स्वीकारा और देश आगे बढ़ा।
एक आह्वान फिर से आगे आने का है। थोड़ी हिम्मत, थोड़ा भरोसा और थोड़ी सी मेहनत चाहिए, ये भी हो ही जाएगा। चाहे फाइटर प्लेन्स हो या फिर कोई और सैन्य उपकरण, भारत दुनिया के बाकी जो डिफेंस प्रोड्यूसर्स हैं वहां से बड़ी संख्या में इंपोर्ट करता है ऐसे उपकरणों को, ऐसे हथियारों को। दरअसल जब तक चीन और पाकिस्तान जैसे हमारे पड़ोसी देश रहेंगे तब तक हमें इन हथियारों, इन साजो सामान की जरूरत तो पड़ती ही रहेगी। लेकिन हाँ, मेक इन इंडिया इस मुहिम से डिफेंस फोर्सेज में आत्मनिर्भरता की शुरुआत हो चुकी है। समय ने पुकारा है सदी बदलने के लिए, देश ने पुकारा है दुनिया बदलने के लिए। बदलाव के आह्वान की सीमा रेखा पर खड़े होकर हम देश के रक्षकों की आत्मनिर्भरता का भी आकलन करते हैं। सेल्फ रिलायंस और आत्मनिर्भरता के ऊपर हमारा पहले से जोर था और कि पिछले 2-3 साल से हम इस पर जोर दे रहे हैं और इसी का नतीजा है कि आज के डेट में जो हमने ऑर्डर दिए हैं पिछले साल, पिछले फाइनेंशियल ईयर में, उसमें 70 से 75% से ज़्यादा जो ऑर्डर इंडियन कंपनीज़ को ही गए हैं, टोटल नंबर्स में भी और वैल्यू में भी। और आने वाले समय भी हम इसको और भी बढ़ावा देंगे। इसके अलावा कई गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव हैं और योजनाएं हैं, जैसे मेक 1 मेक 2, जिसके अंतर्गत जो सिविल प्राइवेट प्लेयर्स है वो भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि ऑर्डर्स सिर्फ OFB या DPSUs को जाने हैं, ये प्राइवेट प्लेयर्स को भी जा सकते हैं। और कुछ दिनों पहले ही हमने L&T के साथ एक ऑर्डर प्लेस किया है माइन प्लाउज़ के लिए, जिसका तकरीबन 70 करोड़ का ऑर्डर है। तो इस तरीके से हम और भी ऐसे ऑर्डर प्लेस करते रहेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि हम जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हो वो इंडिया में ही बने। भारत की तीनों सेनाओं को लंबे समय से आधुनिकीकरण के लिए संघर्ष करना पड़ा, लेकिन आज पूरे जोर शोर से मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम चल रहा है। पर आधुनिकीकरण के साथ आवश्यकता है आत्मनिर्भरता की भी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिन देशों से हम तकनीक खरीद रहे हैं उसे दुश्मन देश भी खरीद सकता है। साथ ही वो तकनीक सीक्रेट नहीं होगी। एक और वजह यह है कि मुश्किल वक्त में दूसरे देश के धोखा देने का खतरा होता है। करगिल युद्ध के समय इंडियन आर्मी ने दक्षिण अफ्रीका से 155 mm डेनेल गन्स खरीदी, लेकिन जब डिलीवरी की बारी आई तो दक्षिण अफ्रीका ने कह दिया उसके पास है ही नहीं। इसीलिए भारत में मेक इन इंडिया को बहुत अहमियत दी गई। बड़ी बड़ी गन्स अब हिंदुस्तान में बन रही है। मिसाइल टेक्नोलॉजी अच्छी है तो मेक इन इंडिया मिसाइल में ठीक चल रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है। बाकी जगह जो हमारे को मेक इन इंडिया करना है, हमारे को बेसिकली जो है वो टेक्नोलॉजी देखनी है कि टेक्नोलॉजी को कैसे हम इम्बाइब करें और किस तरह से इसको प्रोग्रेस करेंगे। भारत दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में से एक है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम दुश्मनों से घिरे हुए हैं। पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश के साथ तो युद्ध का खतरा हमेशा बना रहता है। डिफेंस में आत्मनिर्भरता का मतलब दुनिया की तकनीक से मुंह मोड़ना नहीं होता, बल्कि साझेदारी के साथ सक्षम रहना होता है। कारगिल विजय के बाद जो है, जो एक
सेना के आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसके कारण बहुत सारे बदलाव आए हैं। नए नए तरह के हथियार भी सम्मिलित किए गए हैं हमारी फौज में, और मैं सारे हथियारों का नाम लेने का कोई औचित्य नहीं है। जो हमारी स्नाइपर राइफल्स हैं, असॉल्ट राइफल्स हैं और LMG हैं, और ये कुछ मॉडर्न तरीके के बहुत सारे वेपन्स भी उसमें लाए गए हैं। ये जानना भी दिलचस्प है कि हमारी सेनाएं कौन से स्वदेशी उपकरण इस्तेमाल कर रही हैं। INS कलवरी, जो कि भारत की पहली स्वदेशी स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी है। कलवरी भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 का हिस्सा है। अरिहंत भारत का पहला स्वदेशी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। अस्त्र मिसाइल प्रणाली, वायुसेना के लिए विकसित बियॉन्ड विजुअल रेंज, हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल। भारत रूस साझेदारी के तहत विकसित ब्रह्मोस तो हमारा ब्रह्मास्त्र है ही। सूची लंबी है, लेकिन अहम ये भी है कि विदेश से जो उपकरण हम खरीद रहे हैं, उसके साथ हम तकनीक भी खरीद रहे हैं, जैसा कि राफेल फाइटर्स के मामले में हुआ। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स के मामले में भी मेक इन इंडिया के तहत फ्यूजलेज और बाकी एरो स्ट्रक्चर का उत्पादन हैदराबाद स्थित टाटा बोइंग एरोस्पेस में किया जा रहा है। आत्मनिर्भरता जिसकी माननीय प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट की है, वो एक बहुत वेलकम स्टेप है, क्योंकि हिंदुस्तान में पिछले कई वर्षों की 50-60 वर्षों के डेवलपमेंट एफर्ट से हमने कई मेजर वेपन प्लेटफॉर्म्स के लिए अपनी डोमेस्टिक कैपेबिलिटी रिसर्च, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन की बना ली है। आज की तारीख में हमारा अपना स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर बन रहा है। हम खुद के टैंक विकसित कर सकते हैं। तेजस के रास्ते पर चलते हुए हमने स्टेल्थ एयरक्राफ्ट पर काम शुरू कर दिया है। Only the management of the entire thing will be put with the same efficiency, with the private companies they work. They work for profit, they work for satisfaction, they work to ensure the quality is improved. घरेलू डिफेंस और एरोस्पेस उत्पादन को बढ़ाने के लिए डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम की शुरुआत भी की गई है। शुक्रवार को लॉन्च की गई ये स्कीम 5 साल के लिए चलेगी। निजी क्षेत्र से पार्टनरशिप के जरिए 6 से 8 नए टेस्ट फैसिलिटी की शुरुआत होगी। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इससे रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण को बल मिलेगा और आने वाले समय में रक्षा उपकरणों के आयात पर हमारी निर्भरता कम होगी। मैं समझता हूं कि ये अनाउंसमेंट कि कुछ आइटम्स की लिस्ट को ऐसी लिस्ट में रखा जाएगा कि वो आइटम इंपोर्ट के लिए, आयात के लिए बैंड होंगे। ये एक मील का पत्थर साबित होगा हमारे देश के लिए, देश की आत्मनिर्भरता के लिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। डिफेंस में हमें केवल मेक इन इंडिया नहीं चाहिए, न ही सिर्फ मेड इन इंडिया, बल्कि मेड फॉर इंडिया। प्रधानमंत्री का जो विजन है उसी की लाइन को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने भी कहा है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जो इंडिजनाइजेशन होगी इक्विपमेंट की, उसके लिए जो भारत की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो उनको कंट्रोल करता है, उसको सेपरेट बजट दिया जाएगा और ये सरकार कंट्रोल करेगी हम क्या इंपोर्ट कर सकते हैं बाहर से और क्या नहीं कर सकते। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता के पैमाने पर एक बड़ा कदम है कैंटीन के भीतर स्वदेशी सामान की बिक्री। अभी गृह मंत्रालय की तरफ से ये फैसला लिया गया है। हमारे कैंटीन में जो भी बिकता है वो मेक इन इंडिया ही है। बड़ी अजीब सी स्थिति है कि जो हमारे अपने त्योहार हैं, हमारे अपनी परंपराएं हैं, उसमें जिन चीजों का इस्तेमाल हम करते हैं वहां भी विदेशी उत्पादों का अतिक्रमण हो चुका है। इसे तोड़ना बहुत जरूरी है। कम से कम वो चीजें जो भारत की अपनी संस्कृति से, अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई हैं, वहां पर जहां पर अब तक इतने वर्षों से उत्पादन होता रहा था, उन उत्पादों को समर्थन देकर आत्मनिर्भरता एक अलग पैमाने पर ले जाई जा सकती है। आज पूरी दुनिया चीन से प्लान कर रही है
एक प्रकार से नफरत से कर रही है। पूरी दुनिया जिस वैश्विक महामारी को झेल रही है, हर व्यक्ति इस बात को देख रहा है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं चीन उसके पीछे है। उन स्थितियों में आखिर हमारे यहाँ दीपावली के अवसर पर गौरी गणेश की प्रतिमाएं चीन से क्यों आएंगी? क्या ये गोरखपुर का टेराकोटा इसकी आपूर्ति नहीं कर सकता? क्या हम उनको डिजाइन दे देंगे और उस डिजाइन के माध्यम से वह अगर उसको देंगे तो बेहतर, चीन से बेहतर प्रोडक्ट देने की क्षमता उनके पास है। ये कहने की नौबत नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन थोड़ा सस्ता मिल जाए, थोड़ा और चमकीला मिल जाए, थोड़ा जल्दी मिल जाए, इन लालसाओं ने मिट्टी के मोल को भुला दिया। जरा सा याद कीजिए तो शायद ही ये याद आए कि कब चीनी चकाचौंध हमारी मिट्टी की मेहनत पर अपना रंग चढ़ा गई। आस्थाओं के रास्ते चीन का बाजार हमारे देवालयों में आ गया और हमने आने भी दिया। मिट्टी का अर्थ गया, हाथों का हुनर गया। देश सड़क के किनारों पर परातों में मिट्टी के दिए और देवी देवता लिए देर तक बैठा रहा। चीन की रेडीमेड आस्था सर पर सवार हो गई। महामारी में व्यवस्था का तंत्र चरमराया तो ये भी सोचा कि जो हमारा था हमने वही खो दिया। दूसरों ने वही भारी कीमतों पर हमें बेच दिया तो हमने खुशी खुशी खरीद भी लिया। अगरबत्ती की काड़ियां और चमचे आइसक्रीम खाते हुए ये भी चाइना से आते थे। क्या हिंदुस्तान में चमचों की भी कमी है कि वो भी अब इंपोर्ट करेंगे? तो फिर आज हमारे देश में चमचे भी तैयार हो रहे हैं। अगरबत्ती की 4000 करोड़ का इंपोर्ट है। पिछले कुछ वर्षों में लोगों ने आस्था के ऊपर फुफकारते मनी माइंडेड ड्रैगन को नकारना शुरू तो कर दिया था। प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद शायद इसमें और तेजी आई तो उन लाखों करोड़ों कामगारों को काम मिलेगा जो मिट्टी से अपनी किस्मत की तस्वीर बनाते हैं। आबादी का एक बड़ा हिस्सा आत्मनिर्भर भारत में आर्थिक रूप से भी भागीदार होगा। आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। स्वदेशी की लहर उठी है तो स्वामी रामदेव ने स्वदेशी उत्पादों के लिए ई कॉमर्स पोर्टल भी लॉन्च करने का फैसला किया है। पोर्टल का नाम ऑर्डर मी होगा। इस पोर्टल पर पतंजलि के अलावा अन्य स्वदेशी उत्पादों की भी बिक्री होगी। बताया जाता है कि ये पोर्टल कई मायनों में खास होगा। ऑर्डर मिलने के कुछ ही घंटों में ग्राहक को फ्री होम डिलीवरी की सुविधा मिलेगी। इस पोर्टल पर ग्राहकों को मुफ्त चिकित्सा सलाह भी मिलेगी। ग्राहक पतंजलि से जुड़े 1500 चिकित्सकों से सलाह ले सकेंगे। दूसरे लघु उद्योग भी पतंजलि के पोर्टल पर अपने उत्पाद बेच सकेंगे। संकट के समय ही हमें अपने मूल मूल्यों के मूल्यांकन करने का सही अवसर मिलता है। चाहे वो नेतृत्व हो, चाहे अपने देश को कृषि से लेकर के, उद्योग से लेकर के, तकनीकी से लेकर के किसी भी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात हो। और स्वदेशी का जो हमने संकल्प इस देश के सामने दिया वो इसी दृष्टि के साथ दिया कि हर क्षेत्र में देश आत्मनिर्भर हो, स्वावलंबी हो। और इसी आत्मनिर्भरता ने भारत को आज तक इस जंग में मजबूती से खड़ा करके रखा हुआ है। सरकार का लाखों करोड़ का पैकेज अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए है, लेकिन आत्मनिर्भरता की स्थिति में देश आए ये एक लंबी और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें देश की हर इकाई को आगे आना पड़ेगा। सरकारों को उन्हें प्लेटफॉर्म्स देने होंगे और आम लोगों को ऐसी कोशिशों में अपनी हिस्सेदारी तलाशनी होगी, उत्पाद बनाकर या उत्पाद खरीदकर। भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या है? भारत की ताकत ये है कि जब भी कोई विपदा आती है उसमें हम अवसर ढूंढते हैं। अब जहां पर मैं इस समय मौजूद हूं ये एक ऐसी जगह है जहां पर आम दिनों में डिजाइनर कपड़े बनाए जाते हैं, लेकिन जब ये आपदा आई तो क्या हुआ? तो ये सोचा गया कि क्यों ना इस विपत्ति का इस्तेमाल एक अवसर के तौर पर करते हुए और वो चीजें बनाई जाएं जिसकी आवश्यकता है, यानी कि मास्क। सिर्फ मास्क नहीं बल्कि पीपीई किट्स भी, और सब कुछ डिजाइनर और वर्ल्ड क्लास। अब अगर लोकल के लिए वोकल होने की बात होती है, लोकल को ग्लोबल बनाने की बात होती है, तो ऐसी चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो यहां के जो डिजाइनर हैं जिनकी दुनिया भर में चर्चा होती है, मनीष त्रिपाठी,
दुनिया में तो बहुत सारे डिजाइनर्स हैं, कहीं से ऐसी कहानी सुनने को नहीं मिली कि उन लोगों ने उसी समय ये सोचा हो कि हम बंद करने की जगह ये काम भी तो कर सकते हैं। ये इंडिया में हुआ सर? नहीं, बिल्कुल इंडिया में हमेशा एक विविधा में, एक आपदा में एक अवसर की तलाश करना ही एक, मुझे लगता है एक एंटरप्रेन्योर की एक वो होती है। और मुझे भी लगा कि मैं एक डिजाइनर हूं, तो क्यों नहीं मैं अपनी स्किल को यूज करूं। मैं पुलिस को देख रहा था, डॉक्टर्स को देख रहा था, वो कुछ कर रहे हैं, और मुझे लगा कि मैं एज अ डिजाइनर क्यों कुछ नहीं कर पा रहा हूं। बट मुझे इसलिए लगा कि वो झील जो थी कि कुछ करना है मुझे, मैं कुछ किसी तरीके से मैं काम आ सकूं इस सिचुएशन में, उसने मुझे एंटाइज किया, उसने मुझे मोटिवेट किया। आपके लेबर्स चले नहीं गए थे जो काम कर रहे थे यहाँ पर? नहीं, ऑब्वियसली सब चले गए थे, वो तो सब एकदम पैनिक में थे और सब चले गए। कौन था यहाँ पर उस समय आपके साथ? तो हमारे साथ हमारे नूर भाई रुके हुए थे। आप उस टाइम से यहाँ पर हैं, मास्क बनाना सीख लिया फटाफट? जी मैम, हाँ जी हाँ जी। और मास्क बनाना सीख लिया। नूर थे और कौन था आपके पास? हमारे मिश्रा जी थे। अच्छा। मिश्रा जी जो हमारे स्टॉकिस्ट, वो भी क्योंकि बगल में ही रहते हैं बिल्कुल फैक्ट्री से, तो उनके पास चाबी वगैरह रहती है। ये पीपीई किट्स भी आप स्टिच करवा रहे हैं? जी हाँ, पीपी किट का जो पीपी किट का भी था, क्योंकि जब ये कर रहे थे तो ऑब्वियसली लोग इस समय हर कोई ढूंढ रहा था कहाँ से जगह मिल पाए, कहाँ से ये चीजें आ पाए। तो आई गॉट इन टच विद द IIT विच वाज डेवलपिंग दिस, वाज वर्किंग ऑन इट। सो हमने एक स्पेशल पीपी तैयार करी, इसमें हमने सारी इसकी 4 सीम्स एलिमिनेट कर दी, क्योंकि अभी तक पीपी वॉज अ बिग चैलेंज। बहुत सी बलून मार्केट में बहुत से लोग कुछ भी बना के बेच रहे थे, काफी कुछ कि बहुत कुछ चल रहा था, लोग एक पैनिक बाइंग बहुत हो रही थी। तो उस दौरान मैंने अभी इस्तेमाल किया कि मैंने जहाँ पे एक फुल प्रूफ पीपी किट तैयार करी, जिसमें 4 लेयर प्रोटेक्शन है, विच हैज अ 4 लेयर प्रोटेक्शन, और एक बहुत ही गजब की चीज बनाई। इसमें मतलब इसमें जो हमारे कोविड वॉरियर्स हैं, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो कि ICU में होंगे या जो फिर उस जगह पे होंगे, वो पूरी तरीके से इसमें सिक्योर्ड महसूस करेंगे। कहीं ना कहीं उनको पहनने के लिए सहूलियत होनी चाहिए। अब जब प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि लोकल के लिए पूरे देश को वो करना चाहिए, वो कह रहे हैं कि थोड़ी बढ़त दी जाए स्वदेशी को, आत्मनिर्भरता को, आपको भारत कितना आत्मनिर्भर लग रहा है? मुझे भारत हमेशा से आत्मनिर्भर लग रहा है, और बताना चाहूंगा कि हम लोग काफी दिनों से इस पे काम भी कर रहे थे, और मैं हमेशा से सोचा था कि क्यों नहीं, हमारे पास ऑलरेडी मार्केट भी है, हमारे पास यहाँ पे काम करने वाले लोग भी हैं, तो क्यों नहीं हम इस पे काम करते हैं। आत्मनिर्भरता का एक बहुत अहम पहलू होता है, अगर आप उन महिलाओं को या उन लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं जो गांव-गांव में हैं, लेकिन उनके पास रोजगार कैसे रहे? बहुत सारे लोग लौट भी गए हैं, तो उनके पास भी इस तरह से कामकाज। क्योंकि एक्चुअली जो फैब्रिक भी यूज हो रहे हैं, फैब्रिक भी जो यूज कर रहे हैं वो सारे हैंडलूम्स के हैं, हैंड वोवन फैब्रिक्स हैं, इक्कत हैं, बनारस के फैब्रिक्स हैं, हमारे राजस्थान के इंडिगो प्रिंट्स हैं, टर्मरिक प्रिंट्स हैं। तो हमने जो वीवर्स, जो आर्टिजन्स हैरान बैठे हुए थे कि हम क्या करेंगे अब, क्योंकि अब शायद ये नॉर्मल मार्केट बनने में तो कुछ टाइम लगेगा, लेकिन वो क्यों अपना उनकी चक्की क्यों रुक जाए। तो हमने उनसे भी कपड़े ऑलरेडी मंगा लिए हैं, और उन कपड़ों को हम लोग अब अपने इन SHGs के थ्रू वहां पे देके इनको बनवा रहे हैं। तो मैं समझ सकता हूँ कि वो भी खुश हैं, हम भी खुश हैं, और इस जो ये मुश्किल घड़ी है हम सब खुशी खुशी निकाल सकते हैं। भारत के जो कपड़े हैं और भारत के जो डिजाइन्स हैं और वो सारी चीजें, वो अभी दुनिया में आप किस स्तर पर रखेंगे उसे? देखिए, उस फैशन वीक्स की बात नहीं करते हैं, लेकिन उस कंजम्पशन की बात करते हैं जो एक आम आदमी और भारत के पोटेंशियल का, कि हम दूर उन देशों तक अपनी पहुंच बना सकते। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि अभी मैं बहुत ही क्लोजली NSIC के टच में हूँ। NSIC के GMB मिस्टर विजय प्रकाश, ही इज ऑल्सो हेल्पिंग अस। तो हमने उनके सब साथ बैठे, हमने काफी मंथन किया। सो इंटरनेशनल डिमांड भी बहुत ज्यादा है, तो हमारा बेसिक टारगेट ये था कि पहले हम जो जिस भी लोकेलिटी में हम मास्क क्रिएट कराएंगे, पहले उस लोकेलिटी में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो वहां के लोग कंज्यूम कर लेंगे, उसके बाद हम इसको क्लोज बाय डिस्ट्रिक्ट्स में और शहरों में भिजवाएंगे। उसके बाद लोकल टू वोकल, देन वील गो ग्लोबल। सो दैट्स व्हाट वी हैव थॉट ऑफ। और अगर यहाँ पर कुछ मास्क पर लिखी हुई चीजों को हम देख लें, तो मुझे लगता है कि ये टेंशन लेने का नहीं, देने का, ये बहुत बड़ा संदेश दे देता है पूरी दुनिया को। और अगर हम कहते हैं कि कोरोना के इस समय में भारत आत्मनिर्भर हो रहा है, तो उसकी तस्वीर आपको सिर्फ उन चौड़ी सड़कों पर, उन हाईवेज पर नहीं दिखेंगे, बल्कि भारत की गली गली में ऐसी कहानियां आपको दिख जाएंगी। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।